पाठशाला में। तो भाई सॉफ्ट स्किल्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो वो आज हम जो है अभी उसके टॉप 20 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो जल्दी से भी जुड़ जाइए और देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के एग्जाम में आते हैं और क्या हमको लिखना होता है। ठीक है। और भाई जो भी वीडियो पे आता है उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। है ना, बहुत मेहनत के बाद ये चीज़ें मिलती हैं, बनती हैं। ठीक है। तो जल्दी जुड़िए। 1 मिनट। जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है, देखिए ये हमने टॉप 20 क्वेश्चंस लिए हैं और हमें उम्मीद है, आशा है पूरी तकड़ी कि टॉप 20 क्वेश्चंस के अंदर से आपका एग्जाम एक अच्छा जाएगा। जी शुभम व्लॉगर, हाय हेलो। ठीक है। सबसे पहले हमें बात देखनी होती है कि एक्टिव लिसनिंग क्या होती है एंड डिस्क्राइब ट्रेट्स ऑफ ए गुड लिसनर, और अच्छे लिसनर के क्या ट्रेट्स होते हैं वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन लिखना है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो 20 क्वेश्चंस हैं और आई होप दैट कि 20 में से आपको मोस्टली 50 प्लस मार्क्स का आराम से मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आप इसके एग्जाम की क्वेश्चंस को आंसर लिखें तो ध्यान रखें कि मेन प्रॉपर हेडिंग के साथ लिखें। जैसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शंस। ठीक है। तो लिसनिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशंस की बात आप करते हो, सबसे अच्छी चीज है कि कोई दूसरा आदमी आपसे बोल रहा है तो उसको सुनना चाहिए। पहले उसकी बात सुनो, उसके बाद अपनी बात कहो। बट एक्टिव लिसनिंग इज मोर देन जस्ट हियरिंग। और एक्टिव लिसनिंग ज़्यादा सुननी चाहिए, जस्ट हियरिंग सुनने से अच्छा है कि एक्टिव रहो सुनते वक्त। एक्टिव लिसनिंग मीन्स लिसनिंग विद फुल अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज एंड रेस्पॉन्डिंग प्रॉपरली। इट्स हेल्प्स बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए भाई, एक्टिव लिसनिंग का तात्पर्य यहाँ पे इस चीज से है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसको इधर उधर ध्यान भटकाए बिना आपको सुनना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। और एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। मीनिंग ऑफ एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है? एक्टिव लिसनिंग इज ए कम्युनिकेशन स्किल इन विच द लिसनर इज फुली इन्वॉल्व इन द कन्वर्सेशन। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि अगर आप एक्टिव हो, दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं और दोनों इंसान में से अगर एक इनएक्टिव हो जाए तो दूसरे का बोलना व्यर्थ है। ठीक है। तो एक्टिव लिसनिंग इज कम्युनिकेशन स्किल इन विच द लिसनर इज फुली इन्वॉल्व इन द कन्वर्सेशन, यानी दोनों के दोनों लिसनर्स आपस में एक दूसरे से फुली इन्वॉल्व होने चाहिए। द लिसनर इज नॉट ओनली हियर द वर्ड बट आल्सो अंडरस्टैंड द मीनिंग, फीलिंग्स एंड इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। इट रिक्वायर कंसंट्रेशन, इंटरेस्ट एंड पॉजिटिव रेस्पॉन्स। मतलब कहने का ये है, सोनू पवार, हाँ हाय हाय बच्चे, हेलो। तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि जब कोई आपको सुनता है या दूसरे आप सुन रहे हो किसी को, तो आपको कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, आपका इंटरेस्ट शो होना बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव रेस्पॉन्स आना भी बहुत ज़रूरी है। क्लियर है इतनी बात? अब हम इसकी बात करें कि कैसे एक्सप्लेन करना है, तो एक्टिव लिसनिंग को हम बोल सकते हैं लिसनर्स फोकस ऑन स्पीकर्स, यानी कि जो सुनने वाला है वो फोकस करे स्पीकर के ऊपर, बोलने वाले के ऊपर, अवॉइड करे डिस्ट्रैक्शंस को एंड शो इंटरेस्ट थ्रू बॉडी लैंग्वेज एंड फीडबैक। और अपना इंटरेस्ट दिखाए, अपना इंटरेस्ट दिखाए अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर और फीडबैक भी दे। दिस लिसनर आस्क क्वेश्चंस, वो लिसनर जो सुन रहा है आपको वो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है। क्लैरिफाई डाउट एंड रेस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली, यानी कि जो भी वो पूछता है उसके डाउट्स सब चीजें क्लियर करके चले। एक्टिव लिसनिंग मेक्स द स्पीकर फील रेस्पेक्टेड एंड अंडरस्टूड, यानी एक्टिव लिसनिंग क्या बनाती है कि जो आपका स्पीकर है वो फील करे कि मैं रेस्पेक्टेडफुल हूँ और अंडरस्टूड हूँ, मुझे समझ रहा है वो। ठीक है। हाँ पंकज, हाउ आर यू? ठीक है। तो गुड लिसनर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? ट्रेस्ट मतलब क्वालिटीज होती हैं, तो क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? पहले बात है अटेंटिवनेस, यानी कि अटेंटिव क्या है उसकी, पेशेंस क्या है, आई कांटेक्ट क्या है, ओपन माइंडनेस क्या है, एम्पैथी क्या है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज क्या है, गिविंग फीडबैक क्या है। ये सारे के सारे पॉइंट आपके होने चाहिए भाई, जब भी आप एक्टिव या गुड लिसनर कहलाओगे। गुड इवनिंग, हाय, गुड इवनिंग शशि।
ठीक है। तो सारे पॉइंट आपको लिख के आने हैं कि अटेंटिवनेस और पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, आई कांटेक्ट बराबर होना चाहिए, ओपन माइंडनेस होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, गिविंग फीडबैक आपको देना क्या है वो भी आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें पढ़ लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर द क्लास ये पीडीएफ में पिन कर दूंगा, तो जो बच्चे सॉफ्ट स्किल का एग्जाम लिखने वाले हैं तो वो ध्यान रखें। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक क्लासरूम में है एक स्टूडेंट हु लिसन केयरफुली टू टीचर, टीचर को सुनता है बड़े अच्छे से, अंडरस्टैंड करता है टॉपिक को एंड आस्क द क्वेश्चन इन एक्टिव लिसनर, और क्वेश्चन उससे पूछता है। देखो क्वेश्चन कौन पूछेगा, जो सुन रहा है, जो सुन रहा है समझ रहा है एक्टिव है वही तो क्वेश्चन पूछेगा। दिस हेल्प्स ही परफॉर्म बेटर इन एग्जाम, और उसको वो सहायता प्रदान करता है एग्जाम के अंदर। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो भी लाइव जुड़ रहे हैं वो अच्छे से सुन रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो ही एग्जाम में बेटर कर पाएंगे। ठीक है, जब भी वीडियो से जुड़े वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर ले, और सब्सक्राइब करवाने में हेल्प भी करें। ठीक है, तो इंपोर्टेंस क्या होती है एक्टिव लर्निंग की, तो एक्टिव लिसनिंग इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, बिल्ड ट्रस्ट, अवॉइड कन्फ्लिक्ट एंड मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। भाई एक्टिव लिसनिंग क्या इफेक्ट डालती है, देखिए दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं, एक इंसान ये है एक इंसान ये है, आपस में बात कर रहे हैं, अगर ये एक दूसरे को समझेंगे सुनेंगे आपस में वार्तालाप करेंगे तभी इनके बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी। क्या बनेगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन के आएगी। शशि शेखर वाजपेयी जी बच्चे, गुड। ठीक है, तो लास्ट में जाके निष्कर्ष क्या निकलता है, एक्टिव लिसनिंग इज पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल, ए गुड लिसनर इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड एंड बिकम सक्सेसफुल इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। यानी कि कोई भी एक्टिव लिसनर है तो उसको पता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या बोलेगा, क्या उसकी थिंकिंग है, उसके हिसाब से आप जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो आई होप दैट कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपको क्या लिखना है, क्या करना है एग्जाम के अंदर, और कैसे 7 मार्क्स गेट करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो आपको डिफरेंस बताना है लिसनिंग फ्रॉम हियरिंग, यानी कि लिसनिंग से हियरिंग सुनने तक का डिफरेंस बताना है। देखिए लिखने के लिए तो 1 नंबर 2 नंबर बहुत आसान होता है ये, लेकिन 7 नंबर में आ जाए तो प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। ठीक है, तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, और लास्ट में वीडियो बहुत अच्छी आएगी, जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे लिसनिंग एंड हियरिंग टू इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशंस, यानी कि लिसनिंग और सुनना और सुनाना आपके दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट हैं, एस्पेक्ट्स हैं कम्युनिकेशन के। मैनी पीपल थिंक दैट लिसनिंग एंड हियरिंग आर द सेम, कुछ पीपल सोचते हैं कि सुनना और लिसनिंग एंड हियरिंग सेम होती है, लेकिन रियलिटी बात करें दे आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट होती हैं। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन पर्सनल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ। यानी कि अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग हियरिंग इज एसेंशियल, यानी कि आपको अगर डिफरेंस पता करना है समझदारी में कि सुनने लिसनिंग में और हियरिंग में क्या बेसिकली डिफरेंस है, तो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत सहायता करती है पर्सनल व्यू में, एकेडमिक में और प्रोफेशनल लाइफ में। हियरिंग का मतलब होता है नेचुरल एंड ऑटोमेटिक प्रोसेस। ठीक है, ये क्या करता है, ये एबिलिटी करता है कि रिसीव साउंड थ्रू द ईयर्स, की साउंड कानों द्वारा क्या सुना जा रहा है। तो हियरिंग क्या करती है, डज नॉट रिक्वायर एफर्ट, हियरिंग में एफर्ट मारने की जरूरत नहीं होती, ना कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, ना अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। लेकिन वही अगर लिसनिंग की बात करोगे तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। लिसनिंग इज एक्टिव एंड कंसिस्टेंट प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली हियरिंग द साउंड बट आल्सो अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ मैसेज एंड रिस्पोंडिंग प्रॉपर्ली। यानी कि हियरिंग बस जस्ट सुनना है, कोई ध्यान नहीं देना है, जबकि लिसनिंग का मतलब है ध्यान देना है, ध्यान देना है बातों पर, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। 100% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो भाई रुके रहें। ठीक है, डिफरेंस क्या क्या है, हियरिंग इज फिजिकल प्रोसेस वाइल लिसनिंग इज बोथ फिजिकल एंड मेंटल प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए भी अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, कि हियरिंग इज फिजिकल प्रोसेस एंड वाइल लिसनिंग इज बोथ फिजिकल एंड मेंटल प्रोसेस। हियरिंग पैसिव वाइल लिसनिंग इज एक्टिव, यानी सुनना आपका पैसिव है हियरिंग, और लिसनिंग आपका एक्टिव है।
Hearing does not require concentration, while listening requires full concentration. Hearing does not involve understanding, while listening involves understanding and thinking. तो ये सब पॉइंट्स आप पढ़ लोगे, इनके डिफरेंस लिख लोगे, 2 मार्क्स में आता है तो वो भी लिख लोगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है एक, आप इसको बोल सकते हो कि जब हम किसी रोड पे बात करते हैं तो हियर द नॉइज ऑफ व्हीकल, हमें व्हीकल की आवाज सुनाई देती है, हम विदाउट पे अटेंशन, यानी कि हम अटेंशन नहीं देते हैं, दिस इज हियरिंग, ये हियरिंग होती है। लेकिन जब वह स्टूडेंट फोकस ऑन द टीचर, जब टीचर फोकस करता है, अंडरस्टैंड द लेसन, लेसन समझता है, क्वेश्चन पूछता है, इसको बोलते हैं लिसनिंग। यानी कि जब आप अटेंशन में रहोगे, अटेंशन में रहोगे, चीजों को सुनोगे, उसे बोलते हैं लिसनिंग। और एवं ही सुन लिया कान से एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, उसको बोलते हैं हियरिंग। ठीक है, इंपोर्टेंस क्या है भाई, अगर अच्छे लिसनर होंगे तो अच्छी बात समझोगे, अच्छी बात समझोगे तो अच्छा काम करोगे और मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर रहोगे, रिलेशनशिप को इंप्रूव करोगे, ट्रस्ट बढ़ाओगे, कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहेगा, गुड लिसनर इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड रहेगी। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, डिस्कस द ट्रेड्स ऑफ गुड लिसनर, ये हमने अभी बताया कि गुड लिसनर के क्या ट्रेड्स होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, लिसनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल इन कम्युनिकेशन, ए गुड लिसनर इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड इंटरेस्टेड, यानी कि एक अच्छा सुनने वाला व्यक्ति हमेशा रेस्पेक्टेड होता है और विश्वसनीय होता है, ट्रस्टेड होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट गुड लिसनिंग, यानी कि अगर बात करेंगे आप तो शशि बेटा पीडीएफ तो आफ्टर द क्लास के बाद ही मिल पाएगी अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट गुड लिसनिंग, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है अच्छे लिसनिंग के बाद। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रेड्स ऑफ गुड लिसनर। मीनिंग ऑफ ए गुड लिसनर, मीनिंग क्या होता है गुड लिसनर का, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ से एग्जाम में, ध्यान रखना। तो ए गुड लिसनर इज ए पर्सन हु लिसन केयरफुली, एक गुड लिसनर वो पर्सन है जो लिसन करता है बहुत ही केयरफुली से, understanding the message clearly, respond appropriately. He does not only hear the word but also may understand the feelings and ideas of the speaker. यानी एक अच्छा लिसनर जो होगा वो बातें सुनेगा, समझेगा और अपने जवाब भी देगा। हाँ एमएस बेटा, बेटा मेहनत की हुई होती है वीडियो के ऊपर, मेहनत की हुई होती है क्वेश्चंस के ऊपर, तो हेल्प क्यों नहीं करेगी, है ना। तो गुड लिसनर क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है, ये बात ध्यान रखना कि एक्टिव प्रोसेस कौन सा है, गुड लिसनिंग का होता है, नॉट फॉर हियरिंग का होता है। एक गुड लिसनर अपना इंटरेस्ट शो करता है, फुल एक्सटेंशन रखता है और स्पीकर को इनकरेज करता है। ठीक है, ही अवॉइड्स डिस्ट्रैक्शंस, वो जितने भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं उनको अवॉइड करता है, फोकस करता है कन्वर्सेशन के ऊपर। दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग। इसमें आप हम एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं कि मान के चलो घर में मम्मी है पापा हैं, तो पापा की बात को लोग जो बच्चे हैं बहुत अटेंशन के साथ सुनते हैं, मम्मी के बात को कान पे से टाल देते हैं, ये बात तो सुनी होगी कि मेरी बात तो सुनता ही नहीं है। ठीक है, तो क्वालिटीज ऑफ गुड लिसनर क्या होनी चाहिए, अटेंटिवनेस, पेशेंस, आई कांटेक्ट, एम्पैथी, पॉजिटिविटीनेस, ये सब चीज इसकी होनी चाहिए। हम पहले भी इस वीडियो में बात कर चुके हैं, पहले क्वेश्चन में भी ये चीज आई थी और इसमें भी दोबारा ये चीज आ चुकी है। आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लिखना है विद द हेडिंग, हेडिंग का विशेष ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो भी होता है उसमें जो नंबर मिलते हैं वो नंबर सब हेडिंग और सब हेडिंग के ऊपर मिलते हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा हेडिंग लिखोगे उतने ज्यादा नंबर गेट कर पाओगे। क्लियर है, बातें समझ में आती है। तो यहीं पे अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, राइट ए नोट ऑन रीडिंग स्टाइल। तो राइट ए नोट ऑफ रीडिंग स्टाइल व्हाइल एक्सप्लेनिंग स्कीमिंग एंड कर्चिंग। ठीक है, चरिंग, ओके। तो आपको जो है एक रीडिंग स्टाइल में एक्सप्लेन करना है स्कीमिंग को और चरिंग को। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, बात सुनेंगे यहाँ पे। हो जाएगी बच्चे, आराम से हो जाएगी शिवम, बेफिक्र रहो। ठीक है, तो रीडिंग इज ए इम्पोर्टेंट स्किल इन कम्युनिकेशन। रीडिंग क्या है, एक देखो, अच्छा पढ़ने की बात आ गई है, अब देखो 3 चीज ध्यान रखना, आप बता दूं मैं, रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग एंड हियरिंग।
ये सारी चीजें आपकी काम करती है कम्युनिकेशन में। ठीक है, ये सारी चीजें काम करती हैं आपकी कम्युनिकेशन में। तो रीडिंग इज एन इम्पोर्टेंट स्किल है, कम्युनिकेशन है, लर्निंग है। डिफरेंट रीडिंग स्टाइल आर यूज टू डिफरेंट पर्पस। देखिए, रीडिंग पढ़ने का तरीका सबके लिए अलग अलग होता है ना। एक गुड रीडर डज नॉट रीड एवरी टेक्स्ट। एक अच्छा रीडर जो होता है वो प्रत्येक टेक्स्ट को नहीं पढ़ता है इन द सेम वे के अंदर, है ना। स्किमिंग एंड चेरिंग, द टू important रीडिंग स्टाइल दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। देखिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अब, तो एक आप मेन हेडिंग हेडिंग पढ़ते हैं मोस्टली, तो आप उससे ही समझ जाते हैं कि क्या हुआ होगा अंदर। लेकिन कुछ होते हैं जो पैराग्राफ पूरा अंदर पूरा पढ़ते हैं कंटेंट, ठीक है। तो ये अच्छे रीडर की बात है कि आप कितनी जल्दी चीजें पढ़ के समझ सकते हो। जैसे मीनिंग ऑफ रीडिंग स्टाइल लिखा हुआ है, जैसे मैं इसमें आपको बहुत ही ज्यादा मेन मेन पॉइंट्स को पढ़ के बता रहा हूँ कि रीडिंग स्टाइल रिफर्स द वे पर्सन रीड्स ए टेक्स्ट डिपेंडिंग ऑन द पर्पस। यानी कि रीडिंग स्टाइल क्या है कि कोई व्यक्ति किस पर्पस से टेक्स्ट को पढ़ रहा है। समटाइम वी रीड क्विकली टू गेट एन आइडिया। कुछ टाइम में होता है कि हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं कि रिवाइज कर लें, एंड समटाइम वी रीड डीपली। लेकिन कुछ टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको डीपली जाके पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उसका मीनिंग क्या है। स्किमिंग एंड चरिंग आर टू सच वे स्टाइल। तो इसको बोलते हैं दो स्टाइल है, एक स्किमिंग है, एक चरिंग है। ठीक है भैया, आगे बात करें स्किमिंग क्या होता है। स्किमिंग मीन्स क्या होता है, स्किमिंग मतलब रीड टेक्स्ट क्विकली, यानी कि जल्दी से पढ़ने जाने वाला टेक्स्ट को जैसे हम जल्दी से नजरें मार लेते हैं, वो स्किमिंग होता है। जबकि चरिंग क्या होता है, चरिंग मीन्स रीडिंग टेक्स्ट केयरफुली, यानी केयरफुली सावधानी से जो पढ़ते हैं, ध्यान दे के पढ़ते हैं, वो आपका चरिंग होता है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। आगे बात करें तो स्किमिंग क्या है। स्किमिंग हम करते हैं केवल एक आइडिया लेने के लिए, केवल एक आइडिया लेने के लिए, और नॉर्मल सा एक मीनिंग निकाल लेते हैं, है ना, कि हाँ ये इसका अर्थ हो सकता है। लेकिन चरिंग में क्या होता है, हम उसके अंदर तक जाते हैं और पता करते हैं कि इसने ये ऐसा क्यों लिखा, अगर लिखा है तो इसके पीछे क्या तात्पर्य है। In this style, the reader processes information deeply. It involves thinking, analyzing, connecting ideas. Studying is used when full understanding is required, such as reading textbooks or studies material. भाई अगर आप अब पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा इसको, तो इसको जब आप पढ़ोगे तो डीपली पढ़ोगे तो उसको बोलेंगे चरिंग। क्लियर। इससे पहले आपको मैं पैराग्राफ दे दूं पढ़ने के लिए, आप उस पर केवल एक नजर मारोगे, उसको बोलेंगे स्किमिंग। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। आगे अगर बात करें हम इसकी एक्सप्लेनेशन की, डिफरेंस क्या है। देखो, डिफरेंस बिटवीन स्किमिंग एंड चरिंग, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे बनता है भाई, ये भी ध्यान रखना, आ गए तो कर देना, ठीक है। क्या बनता है, स्किमिंग क्या है, फास्ट रीडिंग, चरिंग क्या है, स्लो रीडिंग। स्किमिंग क्या है, जनरल आइडिया, चरिंग क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग। स्किमिंग क्या है, सेव्स टाइम्स, चरिंग इंप्रूव नॉलेज। यानी दोनों ही जरूरी है एक रीडर के लिए, स्किमिंग भी और चरिंग भी। भाई टाइम बचाना है तो स्किमिंग कर लो। स्किमिंग कब होती है, जब आप कोई चीज 4-5 बार पढ़ चुके होते हो, बाद में रिवीजन करना होता है, स्किमिंग कर ली। लेकिन जब आप पहली बार पढ़ते हो तो उसको चरिंग करते हो, यानी कि फुली नॉलेज के साथ पढ़ना चाहते हो कि क्या चीजें नई आई हैं। क्लियर है इतनी बात। क्या इसकी इंपोर्टेंस है, स्किमिंग हेल्प्स इन क्विक अंडरस्टैंडिंग एंड सेव टाइम्स। चरिंग हेल्प्स इन बेटर लर्निंग एंड मेमोरीज। यानी कि चरिंग की अगर बात करें तो चरिंग का मतलब है कि आपको नॉलेज बढ़ानी है, और स्किमिंग का मतलब है कि आपको केवल रीड करना है, आइडिया लेना है। ठीक है बच्चे, तो इतनी बात समझ में आ रही होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये हमने अभी करा दिया, इसको मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसमें पढ़ लेना, डिफरेंशिएट स्किमिंग एंड स्केनिंग रीडिंग स्टाइल। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है, मैं अभी करा चुका हूं इसको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यहां तक अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करवाएं, थोड़ा मोटिवेशन और मिले भाई। एक्सप्लोर टू मोड आपको बताने हैं, एंड 5 टाइप्स ऑफ लिसनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको लाने में भी काफ़ी टाइम लग गया, इसको जो है कंटेंट ढूंढने में, मुझे बनाने में। ठीक है, तो लिसनिंग इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। वी स्पेंड मोर टाइम लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन आवर डेली लाइफ। भाई करते ही हैं, अब दो दोस्त मिल जाओ तो आपस में क्या करते हैं, बकवासी करते हैं, है ना। हाउएवर लिसनिंग इज नॉट जस्ट हियरिंग वर्ड। लिसनिंग कोई केवल वर्डों को सुनना ही नहीं है, इट इज अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। लिसनिंग क्या है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो अगले वाले को, और क्या आप समझना चाहते हो, वो लिसनिंग है। लिसनिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट मोड्स टाइप डिपेंडिंग ऑन द पर्पस एंड सिचुएशन, जो कि डिपेंड करती है पर्पस और सिचुएशन पे। अंडरस्टैंडिंग द मोड्स एंड टाइप ऑफ लिसनिंग हेल्प इन बिकमिंग ऑफ इफेक्टिव लिसनर। यानी कि जब आप मोड्स और टाइप को समझ लोगे तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी किसमें, चीजें समझने में कि लिसनिंग क्या होती है। टू मोड होते हैं लिसनिंग के, एक होता है पैसिव मोड, एक होता है एक्टिव मोड। तो पैसिव मोड क्या काम करता है, पैसिव मोड करता है, पैसिव लिसनिंग मींस लिसनिंग विदाउट मच इन्वॉल्वमेंट। यानी कि पैसिव लिसनिंग का अर्थ है कि बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के हम सुन रहे हैं, उसे लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग बोलते हैं। दिस लिसनर हेयर टू वर्ड बट डज नॉट एक्टिवली रेस्पॉन्ड एंड थिंक डीपली अबाउट द मैसेज। यानी कि लिसनर यहाँ पे वर्ड को सुनता है लेकिन एक्टिवली रेस्पॉन्ड नहीं करता है मैसेज का। ठीक है बच्चे, बात समझ में आती है। देयर इज नो फीडबैक, इस पे कोई फीडबैक नहीं देना होता है, नो क्वेश्चन करना होता है, नो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है पैसिव लर्निंग के अंदर। पैसिव लिसनिंग अगर 2 मार्क्स में अलग से आ जाए तो इतना आप लिख सकते हो, जैसे लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल डूइंग अदर वर्क। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं या पढ़ भी रहे होते हैं तो मोस्टली गाने सुनते हैं, तो उसको हम पैसिव लिसनिंग बोलते हैं, क्योंकि हमें अर्थ नहीं निकालना होता। क्लियर। हियरिंग क्या है, स्पीच है बट नॉट प्लेइंग फुल अटेंशन। लेकिन हियरिंग क्या है, एक स्पीच होती है, यानी केवल सुनना है लेकिन हमें अटेंशन नहीं देनी होती है इसके अंदर। तो अब क्या करेंगे, एक्टिव लिसनिंग की बात करेंगे। तो एक्टिव लिसनिंग क्या करता है, भाई आप एक्टिव हो, आपकी फुल बॉडी एक्टिव है, दूसरे इंसान को समझने के लिए, काम करने के लिए फुल अटेंशन है, इंटरेस्ट है, इन्वॉल्वमेंट है। The listener understand the message, ask questions, give feedback, show interest, show body language। यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी चीजें दिखाई देती हैं। एग्जाम्पल गिवन है कि स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली टू द टीचर एंड आस्किंग द क्वेश्चन, एन एम्प्लॉय लिसनिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द बॉस एंड क्लैरिफाइंग डाउट्स। ये सब एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप कर सकते हैं। 5 टाइप की लिसनिंग होती है, ये भी ध्यान रखना। टाइप ऑफ लिसनिंग आ सकते हैं, इंफॉर्मेटिव, क्रिटिकल लिसनिंग होती है, एंड और बताएं तो आपको जो है एम्पैथेटिक होती है, और आपकी जो है एप्रिसिएटिव होती है, और एक लास्ट अभी सिलेक्टिव लिसनिंग होती है। तो टाइप ऑफ लिसनिंग आपको याद रखनी है कौन कौन सी होती है। फर्स्ट आपका इंफॉर्मेटिव, यानी कि इंफॉर्मेशन देने वाली होती है, गेन इंफॉर्मेशन, है ना। और दूसरा होता है क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग में क्या होता है, लिसनर evaluate, judge and message the analyze the logic, accuracy and value of information। जैसे कि कोई डिबेट चल रही है, पॉलिटिकल स्पीच चल रही है, वो क्या होगा, आपका क्रिटिकल लिसनिंग में आएगा। जो आप कुछ सुनना चाहते हो वो आएगा, पॉलिटिकल स्पीच है और ऐड होते हैं। एम्पैथेटिक लिसनिंग में क्या होता है, एम्पैथिक लिसनिंग इज लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग विद सिंपैथी। जब आप सिंपैथी रखते हो किसी के भाव में, जैसे कोई दुख में है, दुख में आप जब किसी को सुनते हो तो उसको बोलते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। कोई चीज, कोई बच्चा, कोई इंसान दुख में है, तरीका भी बता देंगे, 2 मिनट रुको बस। ये भी तरीका हाथ के हाथ बना देते हैं ना, तरीका क्या करना है इसके अंदर। एप्रिसिएटिव लिसनिंग की बात करें तो टाइप ऑफ लिसनिंग फॉर एंजॉयमेंट एंड प्लीजर। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब आपको एंजॉय करना होता है या पार्टी करनी होती है तो आप क्या करते हो, अपने दोस्त को अप्रिशिएट करते हो ना, अप्रिशिएट करते हो कि भाई नहीं आज तो पार्टी बनती है, कुछ भी एनीथिंग एल्स बहाने बनाते हो, तो वो आपका एप्रिसिएटिव लिसनिंग में आता है। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है। सिलेक्टिव लिसनिंग की बात करें कि आपको चुनिंदा चीजें सुननी है। सिलेक्टिव लिसनिंग, भाई आपको केवल और केवल किसी को सुनना पसंद है, किसी को सुनना पसंद नहीं है। द लिसनर लिसन ओनली द पार्ट्स ऑफ फाइन इंटरेस्टिंग एंड इग्नोर द रेस्ट। यानी कि जो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है हम केवल वही सुनते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं।
अब जैसे कि हम इनका अगर एक शॉर्ट ट्रिक बना लें तो आप मीनिंग से निकाल सकते हो। भाई मीनिंग देखो, इंफॉर्मेटिव यानी कि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, क्रिटिकल यानी कि आपको केवल क्रिटिकल कंडीशन में चीज सुननी है, डॉक्टर कोई बात बता रहा हो तब सुननी है, जज बता रहा हो तब सुननी है। एम्पैथेटिक मतलब भावना, भावना मतलब कोई सिंपैथी हो किसी के साथ तो उसे एम्पैथेटिक बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज अप्रिसिएटिव, यानी किसी को अप्रिसिएट करना है, पार्टी लेनी है तो अप्रिसिएटिव होता है। ठीक है। और सेलेक्टिव यानी कि कुछ हमें सुनना है कुछ हमें नहीं सुनना है। इतने टाइप हो जाते हैं। ये तो आप नॉर्मली अपने ऊपर डाल के भी देख सकते हो कि हमें क्या चीज पसंद है क्या चीज पसंद नहीं है। समझ में आई बात कि भाई एमर्स। ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखनी है। इंपोर्टेंस और माय टाइप्स ऑफ लिसनिंग क्या, जब इतना कर जाओगे तो आप इंपोर्टेंस तो समझ ही जाओगे कि करना क्या है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट मोड, भाई 5 टाइप के हमने पढ़े तो हमें पता लगा कि 5 टाइप की लिसनिंग होती है। टाइप ऑफ लिसनिंग हेल्प्स इन चूजिंग द राइट वे टू लिसन इन डिफरेंट सिचुएशंस, यानी कि हमें ये पता लगता है कि कौन सी कंडीशन में कौन सी लिसनिंग होती है। ठीक है। इन इम्प्रूव इट इम्प्रूव कम्युनिकेशन भी क्या करता है, आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, रिड्यूस करता है, सबसे जरूरी है मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कि कब आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग कब आती है, जब आप किसी को अच्छे से नहीं सुनते हो, केवल ऊपर ऊपर से सुन के उसकी बात पे भरोसा कर लेते हो, है ना। तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है, तो लिसनिंग आपको इम्प्रूव कराएगी। क्लियर है बात। लिसनिंग का मतलब ये है कि जब पहले वाला बोल रहा हो तो उसको सुनो समझो, उसके बाद उसका रिप्लाई करो अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है तो। अदरवाइज मैं आपको नहीं कहता कि अनइम्पोर्टेंट पर्सन की बात भी सुनो, है ना। लिसनिंग हैज 2 मेन मोड्स, 2 मेन मोड्स होते हैं, पैसिव और एक्टिव। बात ध्यान रखना, पैसिव मैंने बताया, एक्टिव आपका एक्टिव मोड में रहना चाहिए, फुल बॉडी एक्टिव रहनी चाहिए। 5 इंपोर्टेंट टाइप्स होते हैं, इंफॉर्मेटिव, क्रिटिकल, एम्पैथिक, एप्रिसिएटिव एंड सेलेक्टिव। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेनी है। यह हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पढ़ना है एक्सप्लोर द नुआंस एंड मेथड ऑफ स्पीच डिलीवरी इन प्रेजेंटेशन। अब आपकी प्रेजेंटेशन शुरू होगी। अब प्रेजेंटेशन में आप जाके खड़े होते हो तो आपको स्पीच बोलनी होती है। तो स्पीच बोलने में पहले तो काम करता है क्या, हेजिटेशंस, वो रिमूव करनी होती है। उसी को यहाँ पे देखते हैं कि स्पीच डिलीवरी इज द वे ए स्पीकर प्रेजेंट हिज स्पीच बिफोर एन ऑडियंस, यानी कि स्पीच डिलीवरी वो है कि जो आप स्पीकर प्रेजेंट करेगा किसके सामने, ऑडियंस के सामने। इवन ए वेल प्रिपेयर्ड स्पीच कैन फेल। आपको पता है कहीं कहीं पर कई बार कोई प्रिपेयर स्पीचर भी होता है वो भी फेल हो जाता है। अंकुर साहब हेलो। इट इफ इट इज नॉट डिलीवर प्रॉपरली, वो प्रॉपरली डिलीवर भी नहीं कर पाता है। द ननेंस यानी फाइन एक्सेप्ट की बात करें, ननेंस का मतलब फाइन एक्सेप्ट ऑफ स्पीच डिलीवरी इंक्लूड वॉइस, टोन, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर एंड कॉन्फिडेंस। भाई ये चीज जरूरी है कि वॉइस आपकी अच्छी हो, दमदार हो, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज आपकी कॉन्फिडेंट हो, आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा हो, और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो। ठीक है। तो गुड डिलीवरी मेक्स मैसेज क्लियर, गुड डिलीवरी क्या करता है, मैसेज को क्लियर करता है, इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव बनाता है। मीनिंग ऑफ स्पीच की बात करें तो स्पीच डिलीवरी मीन्स हाउ ए स्पीकर यूजेस वॉइस, यानी कि कोई भी स्पीकर अपनी वॉइस को कैसे यूज करता है। फेशियल एक्सप्रेशन क्या है उसके, गेस्चर क्या है, बॉडी लैंग्वेज उसका क्या है, या अपने आइडिया को कैसे प्रेजेंट कर रहा है। भाई आप कोई प्रेजेंटेशन अगर दोगे जाके इन द फ्यूचर तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो बॉडी लैंग्वेज आपके स्पीक यानी कि आपके बोलों से मैच खानी चाहिए। स्पीच डिलीवरी वो होती है। भाई बात समझ में। नोनेंस ऑफ स्पीच डिलीवरी का मतलब क्या है कि वॉइस और टोन सही होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ स्पीच यानी स्पीच के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, पिच और वॉल्यूम हाई होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए, हैंड्स मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन सपोर्ट द स्पोकन वर्ड, आई कॉन्टैक्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए। क्लियर है। क्लियर है बच्चे बात।
वहीं पे क्वेश्चन जो मेथड ऑफ स्पीच डिलीवरी है, मेथड आप याद कर लो भाई, मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीच डिलीवरी के। पहला है मैन्युस्क्रिप्ट मेथड, दूसरा है मेमोराइज मेथड, तीसरा है इम्प्रॉम्प्टू मेथड, एंड आपका फोर्थ है एक्सटेम्पोर मेथड। मेथड के नाम भी लिख के आ जाओगे तो भी नंबर मिल जाएंगे भाई। तो मैन्युस्क्रिप्ट मेथड क्या है कि इसमें क्या होता है, स्पीकर पढ़ता है केवल एक रिटन टेक्स्ट को। आपको पता है कि सभी जो है जब स्पीकर बोलते हैं तो कुछ लिख करके लाते हैं, तो उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट मेथड। ठीक है, ये यूजुअली फॉर्मल फंक्शन के अंदर, ऑफिशियल मीटिंग के अंदर एंड रीडिंग के अंदर यूज होता है। मेमोराइज मतलब जैसे कि याद रखना होता है। इस मेथड में क्या होता है, स्पीकर मेमोराइज रखता है स्पीच एंड डिलीवरी को। इट इज यूज्ड इन कंपटीशन एंड स्टेज परफॉर्मेंस, यानी कि ये कहाँ यूज होता है, जहाँ कंपटीशन हो या स्टेज पे परफॉर्मेंस हो। अब स्टेज पे दो इंसान खड़े हुए हैं, एक इधर खड़ा हुआ है एक इधर खड़ा हुआ है, तो ये पढ़कर नहीं बोलेगा, देखकर नहीं बोलेगा ना, ये देखकर बोलेगा, इसको याद होना चाहिए। तो एक मेमोराइज मेथड भी होता है। ठीक है, एक होता है इम्प्रोम्प्टू मेथड। इस मेथड के अंदर स्पीकर विदाउट प्रिपरेशन के बोलता है। जैसे आपकी सभा चल रही हो और आपको बुला लिया जाए अचानक से कि भाई आ जाओ, आप पढ़ाओ, है ना, इस प्रकार से। इट इज यूज्ड इन मीटिंग, कहाँ यूज होता है, मीटिंग के अंदर, इंटरव्यूज के अंदर, इंटरव्यू जो मोस्टली किसी को बुला लिया जाता है, एंड डिस्कशन के अंदर। या गुडेमर्स, इट शो कॉन्फिडेंस बट मे लैक स्ट्रक्चर। ये कॉन्फिडेंस तो शो करता है लेकिन स्ट्रक्चर उसका नहीं बना होता। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखनी है आपने। एक्सटेम्पोर मेथड की बात करें, इन दिस मेथड द स्पीकर प्रिपेयर द टॉपिक। इसमें टॉपिक को तैयार करता है लेकिन याद नहीं करता है। तैयार तो करता है लेकिन याद नहीं करता है। वो बोलता है फ्रीली, एकदम फ्री होके, हट जाओ भाई आज मैं ही हूँ बस, है ना। इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन एंड स्पीच, यानी कि एक्सटेम्पोर मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्पीच। क्लियर है भाई। जब बिना डरे बिना थके कोई बोले, वो स्पीच अच्छी होती है, जो नेता लोग करते हैं मोस्टली, नए नए नेता जो होते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। इंपोर्टेंस क्या है भाई, इंपोर्टेंस आपको पता है कि गुड स्पीच डिलीवर करोगे, makes the presentation effective, interesting and impactful. It's help in gaining audience attention and conveying the message clearly, यानी कि आपको जो ऑडियंस है उसको अटेंशन में लाना है और मैसेज क्लियर देना है, तो गुड स्पीच रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें अगर, तो 8 में क्या चाहिए आपको, कॉन्फिडेंस क्या होना है, क्लैरिटी क्या होनी है, फ्लुएंसी, मेक योर पब्लिक स्पीच इफेक्टिव क्या होनी है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो पब्लिक स्पीकिंग क्या है, इज एन इम्पोर्टेंट स्किल इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ। के अंदर एकेडमिक हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी बहुत जरूरी है। ए स्पीच इज कंसिडर्ड इफेक्टिव व्हेन द ऑडियंस अंडरस्टैंड द मैसेज एंड फील इंगेज्ड, यानी कि एक स्पीच इफेक्टिव तभी मानी जाती है जब ऑडियंस आपको सुने, आपका मैसेज फील करे और उसमें इंगेज भी हो जाए। कॉन्फिडेंस वहां काम आता है, क्लियरिटी वहां काम आती है, फ्लुएंसी वहां काम आती है। ये 3 एलिमेंट हैं आपके, 3 की एलिमेंट हैं जो एक स्पीकर को अच्छा स्पीकर बनाते हैं। कि कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, वर्ड्स में क्लियरिटी भी होनी चाहिए और फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, जब भी पब्लिक स्पीच में आप पावरफुल तरीके से बोले या इम्प्रेसिव तरीके से बोले। अभी भी हम आपको खड़ा कर दें कि पब्लिक खड़ी हुई है, आपको भाषण देना है, तो आप रेडी नहीं होंगे, लेकिन रेडी होने में टाइम लगता है, लेकिन वहां पे 3 की एलिमेंट काम करते हैं। एक कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी, यानी कि CCF। आई बात समझ में। कॉन्फिडेंस का मतलब सभी समझते हैं। कॉन्फिडेंस मतलब होता है कि अपने आप में विश्वास करना। ओवर कॉन्फिडेंस, ज्यादा विश्वास करना, कॉन्फिडेंस अपने आप में विश्वास करना। एक कॉन्फिडेंट स्पीकर स्टैंड स्ट्रेट, मेंटेन आई कांटेक्ट एंड स्पीक्स विदाउट फियर, यानी कॉन्फिडेंट स्पीकर जो भी होता है वो एकदम सीधा बोलता है, आई से आई मिलाकर बोलता है और किसी बिना डरे किसी डर के बोल देता है। कॉन्फिडेंस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग नर्वसनेस एंड स्टेज फियर। जो कॉन्फिडेंस क्या काम करता है, कॉन्फिडेंस आपको सहायता करता है किस चीज में, नर्वसनेस में, है ना, कि आपको नर्वसनेस नहीं होने देता। व्हेन स्पीकर इज कॉन्फिडेंट, जब इस पे कॉन्फिडेंट होता है, ऑडियंस ऑल्सो फील ट्रस्ट, ऑडियंस हमेशा फील करती है, इंटरेस्ट दिखाती है स्पीच के अंदर।
जीसीसी, गुड। A confident speaker attracts attention and leaves a strong impression। यानी कि कोई भी कॉन्फिडेंस स्पीकर होगा तो वो अटेंशन ज्यादा क्रिएट कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये समझो कि जब आप घर में होते हो तो घर में किस कॉन्फिडेंस चीजें बोलते हो, और जब आप बाहर होते हो या कॉलेज में होते हो या किसी प्रिंसिपल के सामने होते हो, एचओडी के सामने होते हो, तो आप किस चीज से चीजें बोलते हो, वहां कॉन्फिडेंस का आप डिफरेंस आप पता कर लोगे। क्लियर है? क्लियरिटी का मतलब क्या है कि आपके वर्ड्स में, आपके आइडियाज में चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टेबल वे होना चाहिए। स्पीकर शुड सिंपल वर्ड, यानी सिंपल वर्ड होने चाहिए, क्लियर प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज्ड थॉट होने चाहिए। अगर आइडिया क्लियर नहीं है तो आपकी ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है। क्लियरिटी इंश्योर करती है कि आपका मैसेज जो है ऑडियंस करेक्टली समझ चुकी है, और ये क्लियर स्पीच इज इजी टू फॉलो, रिमेंबर, और क्लियर स्पीच आपके माइंड में याद रहेगी। जैसे हम क्लासेस ले रहे हैं तो हम आपको क्लियर बोल के बता रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्वेश्चन माइंड में बैठ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्लुएंसी का मतलब क्या है? फ्लुएंसी का मतलब होता है कि आप कितने अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से, कंटिन्यूस फ्लो में बोल सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, कि आपको कोई हेजिटेशन ना हो और ना ही आपने कोई लंबा पोज पोज लिया हो, है ना। देखिए पोज आते हैं, बोलते हैं ना, जब हम किसी को क्वेश्चन, कोई टीचर सुनता है कि सर ये क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या है, तो आप लोग बोलते हो, सुनाते हो, बीच में रुकते हो, तो रुकना नहीं होता है, बस जो है मन में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, बोलते चले जाओ इन द इंग्लिश। गलत हो सही हो वो काम सामने वाले का है बताने का, आपका नहीं है। आपको जो आता है वो बोलना है। गलत होगा वो सही करेगा सामने वाला, गलत नहीं होगा वो समझेगा, कुछ तो समझेगा। ना बोलने से बढ़िया है बोलो। ठीक है। फ्लुएंसी मेक्स द स्पीच इंटरेस्टिंग एंड प्लीजेंट टू लिसन टू। फ्लुएंसी क्या करती है? स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाती है। क्लियर है भाई? तो ये बात ध्यान रखनी है। ये शो करता है स्पीकर इज वेल प्रिपेयर्ड एंड कंफर्टेबल विद द टॉपिक। तो ये आपको दिखाता है, फ्लुएंसी दिखाती है कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो और कंफर्टेबल हो टॉपिक के अंदर। ठीक है। तो यहीं पे अगर बात करें हम इंपोर्टेंस की, इंपोर्टेंस की बात कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, फ्लुएंसी हेल्प होनी चाहिए, गेनिंग ऑडियंस अटेंशन, अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट तो खत्म ही कर देना है। बात समझ में आई भाई? तो ये बात ध्यान रखनी है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात कर ले, एक हाफ टाइम हमारा खत्म होने वाला है, हाफ पीडीएफ खत्म होने वाली है और हाफ क्वेश्चन भी खत्म होने वाले हैं। आपको डिफरेंस बताना है मोड ऑफ प्रेजेंटेशन विद द सुटेबल एग्जांपल के अंदर। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन इज ए प्लान वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑडियंस, डिफरेंट सिचुएशंस रिक्वायर डिफरेंट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। यानी आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो ये एक प्लान वे है कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑडियंस, से ऑडियंस को इंफॉर्मेशन देनी है तो उसको कम्युनिकेट करना है, तो उसका एक प्लान वे होता है प्रेजेंटेशन। ठीक है। It choosing the correct modes helps in delivering the message effectively and achieve the object the presentations। Meaning of mode of presentation क्या होता है? Meaning of mode होता है, mode of presentation refer to the method or style in which information is presented before the audience। It depends on the audience purpose topic situations। यानी कि mode of presentation क्या होता है? मोड आपका काम करता है कि ऑडियंस, पर्पस और टॉपिक एंड सिचुएशंस के ऊपर। ठीक है। तो डिफरेंट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन की बात करें अगर, तो एक होता है इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। ये यहां से ध्यान रखना है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन क्या है। इंफॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन देना, है ना। तो इंफॉर्मेशन अगर देना है, दिस मोड इज यूज टू गिव इंफॉर्मेशन और नॉलेज अबाउट ए टॉपिक। द एम इज टू एडुकेट द ऑडियंस। यानी इसका उद्देश्य होता है कि जो हमारी सुनने वाली ऑडियंस है वो कितनी एडुकेट हो चुकी है या हुई है। जैसे एग्जाम्पल हम दे दे तो एक टीचर एक्सप्लेनिंग द चैप्टर इन क्लास, ए सेमिनार और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। यानी कि सेमिनार हो, कोई टीचर एक्सप्लेन कर रहा हो, तो सामने वाला कितना समझ पाया है वो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर आता है। सेकंड टाइप है परसेसिव प्रेजेंटेशन का टाइप है
दिस मोड इज यूज टू कन्विंस ऑफ इन्फ्लुएंस द ऑडियंस ऑफ एक्सेप्ट एन आइडिया ओपिनियन एंड एक्शन। आपको अपना आइडिया ओपिनियन और एक्शन किसी को कन्विंस कराना हो तो आपको ये टाइप बताना पड़ेगा या ये टाइप यूज करना पड़ेगा। जैसे ए स्पीच इनकरेजिंग स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट, यानी कि स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई स्पीच दी जाती है। ए प्रेजेंटेशन ऑन से नो टू ड्रग्स, और ड्रग्स को लेने के लिए एक प्रेजेंटेशन दी जाती है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रेजेंटेशन की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, दिस मोड इज यूज टू शो हाउ समथिंग वर्क और हाउ टू डू समथिंग, यानी कि इस मोड में क्या हमने शो किया या क्या हम शो करेंगे कुछ वर्क। ठीक है, इट्स ओके एमर्स, इट्स ओके, बाकी का सब ठीक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन। मोटिवेशन के नाम से ही पता लगता है कि कोई चीज मोटिवेशन करे, इनकरेज करे, इंस्पायर करे। टेक्निकल प्रेजेंटेशन में कोई ये है कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा टेक्निकल प्रोफेशनल टॉपिक इन डिटेल के अंदर। तो ये सब आपके पढ़े हुए हैं। फॉर्मल में नॉर्मल सी आप ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल सेटिंग यूज करते हो, एंड इनफॉर्मल में आप फ्रेंडली और कैजुअली सेटिंग यूज करते हो। ये बात ध्यान रखनी है, टाइप आप इसके कर लेने हैं। तो यहाँ तक चीज समझ में आती है। तो कोई भी भाई अगर नया जुड़ता है तो प्लीज चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें। और क्वेश्चन नंबर 11 की बात अगर करें, illustrate some public speaking tips to your friend who is going to deliver the speech tomorrow। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ये एकदम एक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस पूरे होते हैं। ठीक है, तो यानी कि पब्लिक स्पीकिंग टिप्स देने हैं आपको अपने फ्रेंड को। देखिए, जब भी क्वेश्चन आता है तो लोड नहीं लेना है दिमाग पे, तो आपको यही बताना है कि एक तरफ आप हो, एक तरफ आपका दूसरा फ्रेंड है, तो आप उसको क्या टिप दे सकते हो। ठीक है, तो मेनली टिप्स की बात करेंगे अभी। पहले समझ लें कि क्या होता है। पब्लिक स्पीकिंग इज इम्पोर्टेंट स्किल फॉर स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल के लिए। मैनी पीपल फील नर्वस वाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं जब खड़े होते हैं किसी भी ऑडियंस के सामने, जबकि एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगी, राइट अप्रोच होगी, तो कोई भी डिलीवर कर जाएगा अपनी इफेक्टिव स्पीच के साथ। ठीक है, यानी प्रेजेंटेशन होना जरूरी है। प्रेजेंटेशन टिप की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक वेल हो, प्रैक्टिस हो और ऑर्गेनाइज कंटेंट हो। ठीक है, कंटेंट आपका ऑर्गेनाइज हो। द स्पीच शुड हैव ए क्लियर इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन, आइडिया शुड बी एंड लॉजिकल ऑर्डर। यानी कि ये तीनों चीज होनी बहुत जरूरी है कि आप कोई भी टॉपिक लेके जा रहे हैं तो उस टॉपिक की आपको अच्छे से जानकारी हो, आपको उस टॉपिक के बारे में बोलने की प्रैक्टिस भी हो, और जो कंटेंट आपने बनाया है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया गया हो। क्लियर बात। डिलीवरी टिप्स की बात करें तो जब आप डिलीवर करें तो कॉन्फिडेंट रहें, आई कांटेक्ट मेन रखें। ठीक है, यूज सिंपल लैंग्वेज का यूज करें, बॉडी लैंग्वेज अच्छी करें, एंड कंट्रोल नर्वसनेस, और अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करें। आपकी जो नर्व्स हैं जो उठ जाती हैं उस पर कंट्रोल रखें। इतनी सी बात है भाई स्किल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो डिटेल्स नोट्स एंड टीम वर्क। अब टीम वर्क की बात होगी एंड इट्स रिलेवेंस इन द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के बाद इसकी बात होगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, अदरवाइज कंटिन्यू करते हैं। तो आजकल क्या होता है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, वर्क इज नॉट डन बाय वन पर्सन एलोन। आजकल जितने भी काम आप देखते हो अकेले के बस की बात नहीं होती, तो आपको एक टीम क्रिएट करनी पड़ती है। तो टीम जब क्रिएट करनी पड़ती है तो उनको कम्युनिकेट भी करना पड़ता है, उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है तो उनको ऑर्डर वगैरह भी देने पड़ते हैं, चीजें बतानी पड़ती है। मोस्ट टास्क आर कंप्लीटेड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, यानी कि ज्यादातर टास्क वही कंप्लीट करते हैं जिसका एक ग्रुप बना होता है लोगों का। दिस इज कॉल्ड टीम वर्क, यानी कि लोगों का ग्रुप द्वारा किया गया कार्य को टीम वर्क बोलते हैं, ये तो सभी को पता है। टीम वर्क क्या करती है, टीम वर्क एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है या इम्प्रूविंग इफिशिएंसी है उसको प्राप्त करने में। भाई किसी ने एक काम कर लिया, किसी ने दूसरा काम कर लिया, किसी ने तीसरा काम कर लिया, तो सारा काम मिलके एक हो गया है ना। तो विदाउट टीम वर्क एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट फंक्शन स्मूथली, यानी आपके टीम वर्क के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन स्मूथली काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, मीनिंग ऑफ टीम वर्क का मतलब ही क्या है, टीम वर्क मीन्स वर्किंग टुगेदर।
क्या मतलब है? वर्किंग टुगेदर विद अदर टू अचीव ए कॉमन गोल, है ना। इन टीम वर्क ईच मेंबर कंट्रीब्यूट हिज स्किल्स, नॉलेज एंड एफर्ट्स फॉर द सक्सेस फॉर द टीम। इट इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो ये टीम वर्क का काम होता है, जो अर्थ है, वो डिपेंड करता है, बेस्ड होता है कोऑपरेशन के ऊपर, कोऑर्डिनेशन के ऊपर एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखनी है भाई, है ना। रिलेवेंस ऑफ टीम वर्क इन प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की बात करें तो आप देखो, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनकरेज इनोवेशन, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड एनहांस लर्निंग। ठीक है, शिक्षा, रिड्यूस स्ट्रेस एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो इस 7 के 7 पॉइंट है, इनमें से कोई 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं जो कि लिख के आने हैं एग्जाम के अंदर। क्लियर है भाई? वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, आपको अब एक्सप्लोर टीम वर्क एंड एक्सप्लेन द वेरियस स्टेज ऑफ टीम डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के साथ आपको टीम डेवलपमेंट का काम करना है। ये तो अभी हमने कराया था भाई, स्टेज देख लो इसके अंदर बस, है ना। स्टेज ऑफ टीम डेवलपमेंट क्या होती है, स्टेज में क्या करना होता है। तो स्टेज सबसे पहले दी किसने? ब्रूस टर्कमैन ने दे दी, है ना। डेवलपमेंट टीम पासिस थ्रू 5 मेन स्टेज। 5 मेन स्टेज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी फॉर्मिंग स्टेज। फॉर्मिंग स्टेज मतलब द टीम इज फॉर्म, आपको टीम बनानी है। मेंबर्स मीट द फर्स्ट टाइम, मेंबर्स पहली बार मिलते हैं। एवरीवन इज पोलाइट, सारे के सारे पोलाइट होते हैं, केयरफुल होते हैं, इंश्योर अबाउट देयर रोल्स। अरे भैया, जब आप क्लास में फर्स्ट टाइम जाते हो, बीटेक की क्लास फर्स्ट टाइम आए होंगे, तो बहुत ही पोलाइट तरीके से बिहेव किया होगा, अनजान तरीके से बिहेव किया होगा, तो उसे बोलते हैं फॉर्मिंग स्टेज। ठीक है। स्टोर्मिंग स्टेज क्या बोलते हैं? स्टोर्मिंग स्टेज, इसमें क्या होता है, इसमें कई कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। मेंबर डिसएग्री ऑन आइडियाज, रोल, लीडरशिप। अब होता क्या है, आप क्लास में तो पहुंच गए, अब क्लास में क्या हुआ कि बहुत सारे ग्रुप बन गए, मैंने ग्रुप क्रिएटेड। तो उन ग्रुप का बनने का कारण क्या है कि सबके आइडिया अलग हैं, सबके रोल अलग हैं, सबकी लीडरशिप अलग अलग है। ठीक है। नॉर्मिंग स्टेज का मतलब क्या है, इस स्टेज में क्या होता है कि मेंबर्स अब एक दूसरे को समझना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। मेंबर स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, रूल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कॉर्पोरेशन इंक्रीज हो जाता है, कन्फ्लिक्ट रिड्यूस एंड ट्रस्ट डेवलप। यानी कि नॉर्मिंग स्टेज तब बनती है जब आपके अंदर ट्रस्ट बन जाता है, ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं नॉर्मिंग कंडीशन। परफॉर्मिंग स्टेज की अगर बात कर लें तो इसमें क्या होता है, जब आपकी टीम वर्क बन जाएगा, टीम बन जाएगी तो वर्क करेगी एफिशिएंटली, मेंबर आर मोटिवेटेड होंगे, फोकस होंगे, प्रोडक्टिव होंगे, द टीम अचीव इट्स गोल सक्सेसफुली। यानी कि सारे के सारे मेंबर अगर मोटिवेटेड होंगे, फोकस्ड होंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे, तो टीम आपकी जल्दी से जल्दी गोल अचीव कर लेगी। एडजर्निंग अगर स्टेज की बात करें तो इस स्टेज में क्या होता है भाई, एडजर्निंग में द टास्क इज कंप्लीटेड द टीम इज डिसॉल्व। यानी कि टास्क कंप्लीटेड हो जाता है और टीम डिसॉल्व हो जाती है। मेंबर फील सेटिस्फाइड एंड मे फील इमोशनल अबाउट सेपरेशंस। ठीक है, यानी वो फील करते हैं उनके अलग हो जाने के बाद। तो ये बात ध्यान रखना है भाई। तो इम्पोर्टेंस क्या है ये पढ़ लेंगे कि क्या होता है इस स्टेज में। दिस स्टेज हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग टीम बिहेवियर, इंप्रूविंग कोऑपरेशन, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन 14 की अगर बात करें, 14 में क्या है, डिस्क्राइब इंटरव्यू स्किल्स एंड द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बिफोर, ड्यूरिंग द, आफ्टर एन इंटरव्यू। यानी कि आपको करना क्या है कि इंटरव्यू स्किल के बारे में बात करनी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके जीवन में इंटरव्यू आने वाले हैं और इंटरव्यू बहुत सारे आने वाले हैं, तो ये तो क्वेश्चन 100% पूछेगा पूछेगा वो एग्जाम, कि आप क्या सोचते हो। ठीक है, तो इंटरव्यू स्किल की बात करें जाए, इंटरव्यू इज ए फॉर्मल मीटिंग बिटवीन एन इंटरव्यूअर एंड कैंडिडेट टू एक्सेस स्टेबिलिटी फॉर ए जॉब। यानी जब आप जॉब के लिए जाते हो तो एक इंटरव्यू लेने वाला होता है, एक कैंडिडेट होता है, उसके बीच कुछ एक्सेस बनता है ना। मीटिंग होती है इंटर्नशिप और एडमिशन के लिए। गुड इंटरव्यू स्किल इंक्रीज द चांस ऑफ सिलेक्शन। गुड इंटरव्यू स्किल होंगी तो सिलेक्शन ऑफ चांस बढ़ जाएंगे। इंटरव्यू स्किल आर एबिलिटीज दैट हेल्प ए कैंडिडेट प्रेजेंट हिमसेल्फ कॉन्फिडेंटली। भाई इंटरव्यू स्किल का मतलब ये होता है कि आप किसी भी इंटरव्यू में जाएं, किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ कितने कॉन्फिडेंस दिखते हैं। जितने कॉन्फिडेंस दिखेंगे उतना आपके चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है,
गाइडलाइन बिफोर द इंटरव्यू, पहले आप क्या करोगे, प्रिपेयर वेल, अच्छे से तैयारी करोगे, अपना रिव्यूमे बनाओगे, ड्रेस प्रॉपरली करोगे, बी पंचुअल रहोगे। मेन पॉइंट याद रखना भाई, ये सब काम करने होते हैं, ठीक है। एंड बी कॉन्फिडेंट, बी पोलाइट, आंसर क्लियरली, लिसन क्लियरली, यूज बॉडी लैंग्वेज प्रॉपरली। तो सब चीजें आपकी इंटरव्यू के दौरान होनी ही चाहिए, और ये लिख के भी आनी है एग्जाम में अगर आती है तो। आफ्टर द इंटरव्यू क्या करेंगे, थैंक यू करेंगे इंटरव्यू का, लीव पोलाइटली छोड़ दोगे, सेल्फ एलिवेटेड कर दोगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन 15 की अगर बात करें, सेल्फ एलिवेटेड का मतलब क्या है कि अपने बारे में सोचना है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, है ना। क्वेश्चन 15 की बात करें एग्जाम, तो एग्जामिन द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन नेटवर्किंग विद द एग्जाम्पल। कम्युनिकेशन इन नेटवर्किंग की बात करेंगे किसी एक एग्जाम्पल के साथ। इसमें क्या होता है, नेटवर्किंग मींस बिल्डिंग रिलेशनशिप विद पीपल और पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ। कम्युनिकेशन प्लेज ए की रोल इन इफेक्टिव नेटवर्किंग। मतलब क्या है कि नेटवर्किंग आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड करती है, किसके साथ, लोगों के साथ। कैसा, पर्सनल भी कर सकती है और प्रोफेशनल भी कर सकती है। यानी कि कम्युनिकेशन क्या करती है, एक इफेक्टिव रोल प्ले करती है नेटवर्किंग के अंदर। मीनिंग ऑफ नेटवर्किंग क्या है, networking is the process of connecting with the people to exchange information, support and opportunities। ये ध्यान रखना है। और रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन नेटवर्किंग में क्या है, बिल्ड रिलेशनशिप, क्रिएट ट्रस्ट, शेयर इंफॉर्मेशन, इंप्रूव विजिबिलिटी। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है भैया ना। तो ऐसे ही हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 16 पे जाएं, तो इवेलुएट नेगोशिएशन एंड दिस क्वालिटी ऑफ ए गुड नेगोशिएटर, रिलेवेंट एग्जाम्पल। तो नेगोशिएशन की बात करें, क्वालिटीज ऑफ गुड नेगोशिएटर की बात करें, तो इसमें क्या होता है, नेगोशिएशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। इट हेल्प्स इन रीचिंग एग्रीमेंट एंड सॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो तो नेगोशिएशन, आपने देखा ना कि आप कहीं जाते हो, कोई दुकान पे सामान खरीदने जाते हो, तो बस नेगोशिएट करते हो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो गुड नेगोशिएटर जो होता है, जिसमें माहिर होती हैं गर्ल्स या फीमेल बोल सकते हो, कि कॉन्फिडेंस, पेशेंस, गुड लिसनर, क्लियर कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब चीज़ें पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और ये आपकी गुड नेगोशिएटर की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है भाई। इतनी बात ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, तो आपका एटीट्यूड क्या है, बिलीफ क्या है, वैल्यू क्या है, बिहेवियर क्या है विद रेफरेंस टू परसिस्टेंस एंड नेगोशिएशन के बीच, ठीक है। तो एटीट्यूड क्या है, बिलीफ क्या है, वैल्यू क्या है, ये सब चीज यहाँ पे है कि एटीट्यूड आपका ए पर्सन वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग, दीज आर आइडियाज टू पर्सन एक्सेप्ट एज ट्रू, वैल्यूज आर प्रिंसिपल एंड स्टैंड द गुड बिहेवियर, गाइड बिहेवियर, एंड बिहेवियर इज ए मस्ट वे ए पर्सन एक्ट। तो ये सब बात ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। राइट ए नोट ऑफ 4 एज टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। यानी स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए आपको 4 ए टेक्निक पढ़नी जरूरी है, एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। जो भी सॉफ्ट स्किल वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे ध्यान दें, ओके। तो सबसे पहली बात करेंगे हम 4 ए टेक्निक स्टेज की। पहला ए है अवॉइड, दूसरा है अल्टर, तीसरा है अडेप्ट, चौथा है एक्सेप्ट। 4 ए, अवॉइड करो, अल्टर करो, अडेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। यानी कि अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस बाय सेइंग नो, स्टेइंग अवे फ्रॉम नेगेटिव सिचुएशन। यानी कि नेगेटिव थिंकिंग से अवॉइड रहो। नेगेटिव थिंक कभी भी आए उसको भगा दो यहाँ से कि हमें नहीं चाहिए भाई नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है। अल्टर का मतलब क्या है, चेंज द सिचुएशन बाय इंप्रूविंग कम्युनिकेशन और टाइम मैनेजमेंट। सिचुएशन को चेंज करो बार बार। अडेप्ट करो अपने एटीट्यूड और एक्सेप्टेशंस को, यानी कि चेंज करो अपने एटीट्यूड को और एक्सप्रेशन को, और उसको अडेप्शन में लेके आओ। एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट थिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। जो आप एक्सेप्ट करते हो उसको चेंज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। 4 एज का मतलब 4 एज, 4 ए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। आपको सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, डिस्क्राइब द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर सक्सेस इन लाइफ। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इमोशन। यानी कि ये सहायता करता है कि किसी के इमोशन कैसे हैं उसको समझने में, ठीक है मेरे दोस्त। तो वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, कोई नया जुड़ता है तो सब्सक्राइब भी कर ले और सपोर्ट भी कर दे, है ना।
मीनिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझने की योग्यता, कंट्रोल एंड मैनेज वन आउंस इमोशंस एंड इमोशंस ऑफ अदर, यानी कंट्रोल करना, मैनेज करना अपने इमोशंस पे और दूसरे के इमोशंस को समझना, उस पे कंट्रोल करना। पर इसी वीडियो में ही खत्म कर देंगे 20 क्वेश्चंस, इसके बाद इस सॉफ्ट स्किल की वीडियो तो नहीं आएगी एटलीस्ट, ठीक है। फिर तो मैथ की वीडियो बनेगी बस, अब जो है सुबह 2 नंबर्स के बाद। तो कंपोनेंट क्या होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस ध्यान रखनी है, सेल्फ कंट्रोल ध्यान रखना है, मोटिवेशन ध्यान रखना है, एम्पैथी और सोशल स्किल्स के कंपोनेंट होते हैं, ये भी आपको सबको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 20, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, कई बार पूछा जाता है। प्लेज ए क्रूशियल रोल इन कन्वेइंग मैसेज एंड इमोशन विदाउट द यूज ऑफ वर्ड, यानी कि बिना बोले बिना कुछ कहे चीज़ों को समझना, कम्युनिकेट करना। इवेलुएट द स्टेटमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कोर्सेज। तो भाई ये क्वेश्चन है आपका आज लास्ट। एमर्स, मेरी उम्मीद है कि आराम से 40-50 नंबर तक आराम से पहुंचोगे, ठीक है। क्योंकि इसमें एक यूनिटी ग्रामर की है, ग्रामर आपके लिए अच्छी होगी, वो आपको क्लास 10 से पढ़ते वाले हो तो कर लोगे, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की बात करें, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड, यानी कि बिना कुछ बोले आपको कम्युनिकेट करना है। इन इंक्लूड, इसके अंदर बॉडी लैंग्वेज होती है, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं और गेस्चर्स होते हैं। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस। मीनिंग ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो बॉडी मूवमेंट, एक्सप्रेशन एंड स्पेस ऑफ कम्युनिकेट, यानी कि आपकी बॉडी बात करेगी, आप माउथ से नहीं बोलोगे। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो पहले होता है काइनेसिस, यानी कि काइनेसिस को बोलते हैं बॉडी मूवमेंट, गेस्चर एंड पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, फेस पे कैसे एक्सप्रेशन आते हैं, आई कॉन्टेक्ट कैसा है, प्रोमेक्सिस कैसी है, क्रोनोमिक्स कैसी है एंड पैरालिंग्विस्टिक कैसी है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट याद रखने हैं भाई, इन पॉइंट के बिना नंबर नहीं मिलेंगे, ये पॉइंट लिख के आने हैं एग्जाम के अंदर, ओके। इंपोर्टेंस की बात करें तो नॉन वर्बल को सपोर्ट स्पोकन वर्ड शो एंड ट्रू फीलिंग की बात कर लेते हैं। स्माइलिंग सोग हैप्पीनेस विदाउट स्पीकिंग, आप बिना बोले हंस देते हो तो वो आपका जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ तक हम जो है क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं भाई। किसी को कोई इशू हो तो बताए, अदरवाइज कल सुबह 6 बजे के बाद हम मिलेंगे आपकी नई वीडियो के साथ, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, वो भी ईवीएस के, ठीक है। लेकिन मैथ आपको फिर से यहीं मिलेगा आफ्टर द 9, देंगे एग्जाम होने के बाद मैथ की वीडियो शुरू करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और लाइक करते रहिए भाई, सब्सक्राइब भी करते रहिए और साथ देते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय। स्वागत है आप सभी का वार्षिक की पाठशाला में। तो भाई सॉफ्ट स्किल्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो वो आज हम जो है अभी उसके टॉप 20 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो जल्दी से भी जुड़ जाइए और देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के एग्जाम में आते हैं और क्या हमको लिखना होता है, ठीक है। और भाई जो भी वीडियो पे आता है उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, है ना। बहुत मेहनत के बाद ये चीज़ें मिलती हैं, बनती हैं, ठीक है।